हम लोगों ने प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ और क्वेश्चंस है जो लेफ्ट आउट हो गए थे। एक बार उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लो। प्रेसिडेंट के बाद अपन वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पे भी क्वेश्चन करके उन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन फिनिश कर देंगे। तो प्रेसिडेंट पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, आप लोगों ने इसको रीड कर लिया, इसका आंसर आप लोगों का आ रहा है सी। क्या बोल रहा है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इन द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग दैट ऑफिस एज द प्राइमरी ड्यूटी इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से किसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करते हैं उनके ऑफिस में? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हाँ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मगर अपॉइंट तो कौन करते हैं? बोले प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो इनको तो करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो ये वाली बात भी सही है। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं, मतलब उनको कोई अपॉइंट करता है क्या? नहीं, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर है इसलिए वो ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट? चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। लास्ट बोल रहा ऑल ऑफ द अबव आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नो, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग पे क्वेश्चन आया तो जल्दी से देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। अच्छा, नीति आयोग कहां दिया हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है क्या? नहीं मेंशन्ड है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग में और क्या होती है? गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहां उन यूनियन टेरिटरीज के जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है। फिर वहां पर एक रीजनल काउंसिल भी होती है जिसमें क्या कौन बैठते हैं? चीफ मिनिस्टर बैठते हैं और अगेन लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं उन यूटीज के जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है। उसका फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी रहता है। देखो, अब प्राइम मिनिस्टर तो चेयरमैन है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर डे टू डे वर्क कर पाएंगे क्या उसमें? नहीं, तो एक उसका फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है जिसको हमेशा कौन हेड करता रहता है? वाइस चेयरपर्सन, है ना। और उसमें 5 फुल टाइम मेंबर्स रहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना, और कुछ एक्सपर्ट मेंबर को भी एंट्री अलाउड रहती है। तो वाइस चेयरमैन डे टू डे लाइफ को देखते हैं, बट चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है इसका आंसर? डी, और किसी का कुछ? ए, चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द मिनिस्ट्री स्लैश डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बात सही है? बोलो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने देखा था मिनिस्ट्रीज वगैरह को क्रिएट करना है तो क्रिएट तो कौन करता है? प्रेसिडेंट, बट अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कल को कोई नई मिनिस्ट्री भी बना सकते हैं ना, वो बोल दे कि भाई चूंकि नारी शक्ति की भी एक मैं मिनिस्ट्री बना रहा हूं तो वो बना सकते हैं, ही कैन डू दैट, लेकिन वो बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, ईच ऑफ द मिनिस्ट्री इज असाइन्ड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बात सही है कि जो मिनिस्ट्री रहती है वो मिनिस्टर को कौन असाइन कराता है? अमित शाह इज गोइंग टू हेड द होम मिनिस्ट्री, ये किसने असाइन करा? प्रेसिडेंट ने, बट अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पावरफुल। सेकंड भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा था? रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड बाय प्रेसिडेंट। यस, एलोकेशन ऑफ बिजनेस के रूल्स कौन बनाता है? प्रेसिडेंट, लेकिन वो खुद से बनाते हैं क्या? पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी हेल्प करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ध्यान, डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड, नहीं, पार्लियामेंट का रोल नहीं होता। पार्लियामेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ऑपोजिशन वाले भी बैठते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कौन रन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि मुझे कितने मंत्रालय बनाना है, कितने मंत्री बनाना है, किसको किसका हेड बनाना है, और वो किसके थ्रू अपॉइंट करवाते हैं? प्रेसिडेंट के थ्रू। अगर डिसमिस करना है तो या तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मिनिस्टर को, आइदर यू रिजाइन और आई विल डिसमिस यू थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। आप जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं, अब जो मंत्री वगैरह रहते हैं, आपको पता होगा कि जो मंत्री रहते हैं एक्चुअली वो उस डिपार्टमेंट के हो सकता है एक्सपर्ट ना हो। भाई चूंकि अमित शाह जरूरी है कि उन्होंने होम मिनिस्टर जैसा बड़ा डिपार्टमेंट गुजरात में भी संभाला था, नहीं संभाला था, तो यूजुअली मंत्री को एक सेक्रेटरी दिया जाता है, तो वो उनको क्या करता? असिस्ट करता उनके डे टू डे वर्किंग में। ये चीज समझ में आया। और वो सेक्रेटरी कौन होता है? यूजुअली उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है एंड यूजुअली एन आईएएस ऑफिसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी देख लो। अगेन ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारे क्वेश्चंस किस पे चल रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चल रहे हैं। क्वेश्चन सबको क्लियरली विजिबल हो पा रहा है? डी, और किसी का कुछ आ रहा है?
डी आ रहा है, चलो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की कौन सी पावर के बारे में बात कर रहा है? फाइनेंशियल पावर्स के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट 1 देख लो। देखो जब ज्यादा स्टेटमेंट हो तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाते हो, है ना। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। ये बात सही है। मनी बिल आर्टिकल 109 में हमने देखा था, वो कब इंट्रोड्यूस हो सकता है? ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन ये बात यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरा सही है। तो देखो 1 कहां पर नहीं है? ए में नहीं है, तो ए एलिमिनेट हो गया। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेकंड बोल रहा है, ही कॉजेस टू बी लेड द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। यूनियन बजट को वो रखवाते हैं पार्लियामेंट में। आंसर इज यस। भले ही बजट की स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ती है, लेकिन बजट कौन रखवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अगर किसी को डाउट भी था, इसको छोड़ भी दोगे तो भी आप बाकी स्टेटमेंट पढ़ते चलो, है ना। थर्ड पढ़ो, नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। डिमांड फॉर ग्रांट्स कब आ सकती है? ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपको पता था, तो ये भी सही है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। बोले हाँ, बोले कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन ऑपरेट करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन एक्चुअली वो सेक्रेटरी ऑपरेट करता है, लेकिन किसके बिहाफ पे करता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करता है। तो ये भी आपको पता था। तो देखो 1 और 4 तो आपको श्योर शॉर्ट पता थे। सो 1 और 4 कहां पर है? आइदर सी और आइदर डी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 भी देख लूं, 3 तो सही है, चलो 3 भी नहीं पता था, तो 5th को देख लूं। ही कॉन्स्टिट्यूट यूनियन फाइनेंस कमीशन। ये बात सही है। टू रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन में, अभी फाइनेंस कमीशन को तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बिटवीन द रेवेन्यू, है ना। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, सेंटर कौन सा रेवेन्यू को शेयर करती है स्टेट के साथ, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली थी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। ईजी था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आंसर करो। चलो ठीक है, इजी था क्योंकि प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ही आंसर आएगा। 2 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी मर्ज्ड बाय। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा मर्ज करना है, वो पहले क्वेश्चन में आया था। मर्ज करना है डिपार्टमेंट को, या बनाना है डिपार्टमेंट को, या खत्म करना है डिपार्टमेंट को, तो ये काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन खुद से करेंगे क्या? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो इट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। कैबिनेट सेक्रेटरी के ये सब कर सकते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजन ओनली, क्या पार्लियामेंट के लिए इसका अप्रूवल वगैरह लगता? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगता है क्या सब करने के लिए? नहीं लगता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कैन डू इट बाय एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे है। डिस्क्रिशन मतलब खुद की मर्जी पे वो क्या क्या कर सकते हैं। डी, चलो देख लेते हैं। हाँ, लेट हो गए आप डी बोलने में, बाकी पहले ही बोल चुके थे। देख लेते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड। प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर में क्या क्या इंक्लूडेड है? पहला दे रहा है, सेंडिंग बैक द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्किंग देम टू रिकंसिडर अ डिसीजन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड। भाई अगर कोई भी बिल को एक्ट बनना है तो उस पर किसके साइन लगते हैं? प्रेसिडेंट के। पर कोई बिल मान लो पार्लियामेंट से गया प्रेसिडेंट के पास, तो क्या प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज सकते हैं कि आप एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, भाई आप एक बार और इस पे अपनी एडवाइस वगैरह देख लो, एक बार और इसको रिकंसिडर कर लो? तो आंसर इज यस। और ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब ये खुद से वो कर सकते हैं। तो ये वाला तो सही है। डिलेइंग असेंट टू द बिल बाय द पार्लियामेंट बाय यूज ऑफ पॉकेट वीटो, ये कर सकते हैं क्या? वो बिल गया, या तो एब्सोल्यूट वीटो लगा दें, बोले मैं परमिशन ही नहीं देने वाला हूं। पॉकेट वीटो, बोले जेब में रख के भूल गया हूं मैं, है ना। या सस्पेंसिव वीटो, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे जो पहली बार में दिया हुआ है। पॉकेट वीटो मतलब जेब में रख लिया और कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे, तो वो बिल एक्ट बन पाएगा क्या? नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? डिलेइंग द असेंट टू द बिल। तो ये वाली बात भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा है? डिसॉल्विंग द लोकसभा व्हेन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ये बात सही है। हाँ, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है लोकसभा के अंदर, मतलब गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। मगर अगर गवर्नमेंट बेशर्म में रिजाइन नहीं कर रही है, देन व्हाट द प्रेसिडेंट विल डू? प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व द लोकसभा। लेकिन वो सिर्फ कब डिसॉल्व कर सकते हैं? व्हेन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार को बाहर कर दिया, मोदी सरकार इज इन फुल मेजॉरिटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी 1 2 एंड 3। ये तो एकदम ईजी क्वेश्चन था, केबीसी का 1000 रुपए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्या आ रहा है? सी ए। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट
एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपन ने डायरेक्टली आर्टिकल को पढ़ा था, लिखा भी था। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर तो यूनियन के किस में वेस्टेड है? इट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या तो वो खुद एक्सरसाइज करते हैं और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम कौन है? प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लो, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये बात सही है यहां तक। एंड एक्सरसाइज ऑफ देयर ऑफ कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय। ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज नहीं, इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये कौन रेगुलेट करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाला स्टेटमेंट यहां तक सही था, उसके बाद का गलत हो जाता है। सो सेकंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज वन ओनली। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से और इसका आंसर करो। क्वेश्चन ज्यादा है, स्पीड से करना है। 30-30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दो, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। बी, सी, चलो देख लेते हैं क्या है। बी है, सी है, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ, पढ़ नहीं पाया इतनी देर में? स्पीड से रीड करना है, ऐसा स्लो लर्नर टाइप नहीं चलना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पीड से भी रीड करना है और सही इंटरप्रेट भी करना है और आंसर भी सही करना है। ऐसा नहीं कि स्पीड से हर कुछ रीड कर लिया और आधा अधूरा करके आंसर दे दिया, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कई बार स्टेटमेंट आधे से ज्यादा सही होता है और लास्ट लाइन गलत हो जाती, जैसी गलती अभी अपनी नैन्सी ने कर दी थी। चलो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी स्यूड, मतलब उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। कब? ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस और देयर आफ्टर, उसके बाद भी, ऑफिस में है उसके बाद भी उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल पावर्स एंड ड्यूटी। कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ऑफिशियल पावर में या अपनी ड्यूटी को निभाते हुए जो भी काम करे, क्या उसके कारण उन पर कोई मुकदमा चल सकता है? तो वो नहीं चल सकता। वो हमने पहले भी देखा था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट सारे काम मन से करते हैं। क्या? नहीं, ही वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर ड्यूटी में रहते हुए उन्होंने कोई भी एक्ट करा है, अगर उसमें कोई गलती भी कर दी, तो उस पर आप मुकदमा नहीं चला सकते। तो ये बात सही है। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड देखो, no criminal proceeding can be started against the president in respect of his personal act, nor can he be arrested or imprisonment during the term of his office or thereafter। ये बात सही है, ये बात पूरी सही थी, लेकिन यहां तक कि ऑफिस में है जब तक तो मैंने बताया था कि वो रोड पे गोली भी चला देंगे, लोगों की हत्या भी कर देंगे, तो उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है। आंसर इज नो, ही इज इम्यून फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग बट नॉट फ्रॉम द सिविल प्रोसीडिंग। अपराध अगर उनका क्रिमिनल अपराध है तो वो क्या है? इम्यून है। इवन दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी इम्यूनिटी मिली हुई है, गवर्नर को भी ये इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन ऑफिस के बाद मान लो रामनाथ कोविंद अब रिटायर हो गए, अब वो गोली चलाएंगे रोड पे तो क्या होगा? तो उनको भी डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दी जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन यहां तक, स्टेटमेंट यहां तक सही था, उसके बाद ये देयर आफ्टर वर्ड ने सब गड़बड़ कर दिया। तो सेकंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज वन ओनली। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बड़ा इजी है, ये अपन ने कर चुके हैं ऑलरेडी। बी, चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द वीटो पावर एंजॉयड बाय द एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप, अमंग देम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रैक्टिस बाय एन इंडियन एग्जीक्यूटिव और नॉट प्रैक्टिस बाय द इंडियन एग्जीक्यूटिव। भाई वीटो पावर मिलते हैं प्रेसिडेंट को, हम लोगों ने देखे थे पूरी दुनिया में लगभग 4 टाइप के वीटो पावर अवेलेबल है। कौन से हैं वो? एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। इंडियन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 3 वीटो पावर है। कौन से? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। एब्सोल्यूट वीटो मतलब टू विथहोल्ड द असेंट, बोले मेरे को इसको असेंट देना ही नहीं है। बिल गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने बोला मैं साइन नहीं करूंगा, लेके जाओ इसको, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो। सीधे मना कर देना, सिरे से खारिज कर देना। सस्पेंसिव वीटो मतलब वापस बिल को भेज देना फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये क्या हुआ? कुछ समय के लिए वो क्या हो गया? सस्पेंड हो गया बिल, 14 डेज तक के लिए सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट। डी क्या बोल रहा है? पॉकेट वीटो, बोले पॉकेट में रख के इंडेफिनेट टाइम तक के लिए कोई डिसीजन ही नहीं लेना, क्योंकि प्रेसिडेंट पे ये है कि बिल को इतने दिन में साइन करना पड़ेगा, कोई टाइम पीरियड नहीं है। सो ही कैन ऑल्सो यूज पॉकेट वीटो। तो ये 3 वीटो तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन यहां पर क्या इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो है? नहीं। यहां पर बोला इंडियन एग्जीक्यूटिव के पास कौन सा वीटो नहीं है। तो इंडियन एग्जीक्यूटिव में हमारे यहाँ कौन वीटो यूज करता है? प्रेसिडेंट। सो हमारे प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो है क्या? नहीं। व्हाट इज दिस क्वालिफाइड वीटो? सस्पेंसिव वीटो और क्वालिफाइड वीटो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट क्या करते हैं? रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं। बोल सकते हैं 14 डेज में अगर मान लो हाउस ने एज इट इज एडवाइस दोबारा भेज दी, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? मानना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा है, मान लो प्रेसिडेंट ने बिल को वापस भेजा फॉर रिकंसिडरेशन
और वो बिल वहां की पार्लियामेंट या वहां की कांग्रेस ने अमेरिका में अगर ज्यादा मेजोरिटी से पास करके भेज दिया तो फिर प्रेसिडेंट का खेल ही खत्म हो जाता है। तो दैट इज क्वालिफाइड वीटो। मतलब अगर मेजोरिटी जिससे पास हुआ था बिल अगर उससे भी ज्यादा मेजोरिटी से पास हो गया तो फिर उनको साइन करना ही पड़ेगा। दैट इज क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो इंडियन प्रेसिडेंट के पास है क्या? आंसर इज नो। मतलब इंडियन प्रेसिडेंट को बाईपास कर सकते हो क्या मेजोरिटी से कोई भी बिल को पास करके? आंसर इज नो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ कोई एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया या पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो लगा दिया। हाँ हाँ तो वो फिर कोई दूसरा वीटो लगा सकता है उसके बाद? नहीं, फिर उनको साइन करना ही पड़ेगा। फिर उनको साइन करना ही पड़ेगा, बार बार वापस नहीं भेज सकते आप। विद इन 14 डेज अगर मान लो भाई लोकसभा को ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए डिले कर पाएंगे। 14 दिन में मान लो वापस हाउस ने भेज दिया कि नहीं भाई बिल विल सब करेक्ट है आप तो साइन करो, तो फिर उनको साइन करना ही पड़ेगा। देन ही इज बाइंडिंग टू साइन दैट बिल। हाँ भाई पार्लियामेंट भेज ही देगी ना। अगर 14 दिन के बाद भेजा तो ठीक है, पार्लियामेंट कर रही है उसको रिकंसिडर। हो सकता है पार्लियामेंट का मूड ही चेंज हो गया, बोले नहीं भेज रहे हम ये बिल को अब आपके पास, आपने वापस भेजा तब हम भेजेंगे ही नहीं दोबारा, साइन ही मत करो, छोड़ो बिल हो गया अब नहीं बनाना है। नहीं फिर नहीं लगा सकते, फिर साइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। प्रेसिडेंट भी दिमाग लगाते रहते हैं, अगर वीटो ही लगाना तो पॉकेट वीटो पहली बार में ही लगा देंगे ना, रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे क्यों? यूजुअली बिल को कभी नहीं भेजा जाता रिकंसिडरेशन के लिए। पार्डनिंग पावर देखे थे अपन ने, उसी पे क्वेश्चन है। 4-5 पार्डनिंग पावर थे, पार्डनिंग पे क्वेश्चन किए थे। ए इज रॉन्ग आंसर। चलो डी वो भी रॉन्ग आंसर। अब बी और सी बचे हैं। सी वो भी रॉन्ग आंसर। चलो छोड़ो, ए सी डी तुमने 3 दे दिए। अब ये दोनों बी बोल रहे हैं, झूठे एक नंबर के। मगर तुम लोगों ने भी लाइन से पूरे समझ रहे हो, इसका मतलब कि तुम लोगों की किस्मत खराब है। पीएससी में तुम लोग बहुत वर्स्ट परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि 4 में से प्रोबेबिलिटी बोलती है कि अगर आप 25% समय सही करोगे, लेकिन आपने 75% समय गलत किया है। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कंसर्निंग द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला हुआ है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है द पिटिशनर फॉर मर्सी हैज राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी को फांसी की सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला डन इसको चढ़ा दो। अब वो किसके पास जाएगा? ही विल अप्रोच द प्रेसिडेंट। सो क्या प्रेसिडेंट के पास पिटिशनर के पास कोई ऐसा पावर है कि वो ओरल हियरिंग के लिए जा पाए? प्रेसिडेंट मान लो जिसको फांसी हुई है, तो क्या प्रेसिडेंट को बोल सकता कि आप तो मेरे को भवन में बुलाओ और मैं खुद बात करूंगा, ओरल एविडेंसेस दूंगा? ऐसा पिटिशनर के पास कोई पावर है? प्रेसिडेंट बोलेगा भैया तुम जेल में ही रहो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख रहा है तुम्हारे केस को और वो जो डिसीजन देंगे मैं वो डिसीजन दे दूंगा। तो पिटिशनर के पास कोई ऐसा राइट है क्या कि वो ओरल अपील के लिए जा पाए? पिटिशनर मतलब जिसको फांसी हुई है, जिसको सजा हुई है, ऐसा कोई राइट है? नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो गलत देते से ए और डी तो चला गया। दूसरा देखो, द प्रेसिडेंट कैन नॉट एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड मस्ट रिलाई ऑन द लीगल एविडेंसेज एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। देखो प्रेसिडेंट के पास दोबारा क्यों गया है वो पिटिशनर? क्योंकि उसको लग रहा है कोर्ट्स ने कोई ना कोई गलती कर दी है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रेसिडेंट सारे एविडेंसेस को दोबारा नहीं देख सकता, उसको कोर्ट के एविडेंसेस पे रिलाई करना पड़ेगा। तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाने का मतलब क्या? तो प्रेसिडेंट सारे एविडेंसेस को दोबारा खोल के देख सकता है और जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं लीगल एविडेंसेस पे जाए जिस पे कोर्ट ने वर्क किया था। ये चीज समझ में आई? तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। 2 भी हट गया। तो आंसर तो मेरा ऑलरेडी आ चुका है 3 और 4, जबकि मैंने 3 और 4 को अभी रीड भी नहीं किया है। बट अब थर्ड को देख लेते हैं। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर। मान लो उन्होंने पार्डन में क्या किया, पार्डनिंग पावर में बोले कंप्लीटली क्या कर दिया, आदमी को छोड़ दिया, बोले जाओ, ना डेथ पेनल्टी ना कुछ, ना उम्र कैद, फ्री हो तुम, घूमो बाहर आराम से। तो क्या उसको रीजन देना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया? नहीं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला भाई ऐसा करना है तो उन्होंने कर दिया। ऑर्डिनरली, फोर्थ बोल रहा है, द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऑर्डिनरली भाई हाँ, प्रेसिडेंट जो रोज के काम करते हैं, जो बिल वगैरह एक्ट वगैरह को पास करते हैं, तो क्या वो सारे ऑटोमेटिक जुडिशियल रिव्यू के लिए जाते हैं क्या? नहीं। अगर कोई केस करता है, किसी चीज को चैलेंज करता है, तो वो जुडिशियल रिव्यू में जाता है। अदरवाइज जाते हैं क्या सारी चीजें? कोर्ट ये मान के चलती है कि जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जो भी प्रेसिडेंट काम करते हैं, दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अगर कोई उसको चैलेंज करता है तब कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू में लाती है और कई चीजों को वो क्या करती है, नल एंड वॉइड करती है। अदरवाइज जो भी पार्लियामेंट करती है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कोर्ट मान के चलती है। सो थर्ड और फोर्थ यहां पर सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी।
ये वाला जो पावर था, जब मैं तैयारी करता था उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो भी पार्लियामेंट करती है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। जब मैं पढ़ता था उस समय राम जन्मभूमि का डिसीजन भी आया था, तो राम जन्मभूमि के डिसीजन में उस समय पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही थी, पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया नहीं था, बस शुरू ही किया था लॉ बनाने को। और एक आदमी ने चैलेंज कर दिया था लॉ को कि सुप्रीम कोर्ट को कि भाई अभी से आप इसको क्या कर दो, नल एंड वॉइड कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पहले लॉ बना तो लेने दो, पहले लॉ बनेगा फिर मेरे पास आएगा जुडिशियल रिव्यू के लिए, फिर मैं देखूंगा। तो उन्होंने बोला लॉ तो गलत होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बोला था कि नहीं, बिना लॉ बने हम उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, प्लस हम ये मान के चलते हैं कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रही है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि आप पहले से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दो। ये समझ में आ गया? बाबरी मस्जिद पे भी एक डिसीजन आ गया, पता चला कि नहीं? अयोध्या में मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी, याद है? उस 5 एकड़ पे अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ। करोड़ों रुपए लगा दिए लोगों ने, राम मंदिर ना बनने के लिए केस लड़ते रहे वो। अब जब जमीन अलॉट हुई है मस्जिद बनाने के लिए तो फंड ही नहीं आया उनके पास। व्हाट डज इट मीन? और पैसा मालूम है कौन लगाते थे? आर.एस. शर्मा, जो शायद आपकी हिस्ट्री की बुक्स भी लिखते हैं, जो आप रीड करते हो, कम्युनिस्ट वगैरह, उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि राम मंदिर ना बन पाए। उनको मस्जिद से कुछ भी लेना देना था क्या? इससे ये प्रूफ होता है कि वो कितने बड़े फ्रॉड थे। अगर बनाना था तो आज फंड क्यों नहीं दे रहे मस्जिद को बनाने के लिए? 5 एकड़ जमीन मिली हुई है, उस पर काम भी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, ईंट भी नहीं रखा है, बिल्कुल सही, ग्राउंड का ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं वहां पे। आंसर समझ में आ गया? आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन खत्म प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट सभी को समझ में आया?